नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। सबसे ज्यादा जो खबर चर्चा में है दुनिया भर के अखबारों में, अरब मुल्कों के अखबारों में, सबसे ज्यादा जिस खबर पर जोर है वो ये कि बस अब गजा में समझौता होने ही वाला है, गजा में सीज फायर होने ही वाला है। हर तरफ यही चर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने जो 21 पॉइंट अपना एक प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल पर पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो वो प्रपोजल पता होगा। पेज 2 है। पहला पेज तो ये है कि हमास की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास ने इस पर कुछ भी अलग से नहीं कहा है। वजह ये कि हमास के पास ये भेजा ही नहीं गया है। यानी आप कह रहे हैं कि सीज फायर बस होने ही वाला है और हमास के पास अभी तक आपने भेजा नहीं है। आज मुलाकात होनी है ट्रंप की और नेतन्याहू की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू पहले अपनी तरफ से फाइनल कर देगा, उसमें जो जोड़ना है घटाना है जोड़ और घटा देगा। उसके बाद हमास को भेजा जाएगा और जबरदस्ती की जाएगी कि कैसे भी इस पर सिग्नेचर कर दो। और अगर उसमें ऐसी शर्तें होंगी जिन पर हमास कोई सवाल उठाएगा तो सारी दुनिया के सामने कह दिया जाएगा कि देखो जी, हम तो शांति कराने जा रहे थे, हम तो समथिंग बिग करने जा रहे थे। ट्रंप ने कहा है समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। अरे क्या समथिंग बिग करोगे? खैर, कह दोगे कि हम तो कुछ बड़ा करने जा रहे थे, हमास ने ही मना कर दिया। आप एक डील तय कर रहे हो और उस डील में जो दूसरी पार्टी है उससे कोई बातचीत ही नहीं है। और इसके बावजूद जो अरब मुल्क हैं उन्होंने भी उस डील पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, अमेंडमेंट पेश किए हैं। पहले उनकी बात बताता हूं और फिर आपको बताता हूं कि इस डील के पीछे की असली मंशा क्या है। जो प्रपोजल था उसमें आपको याद होगा कि इजराइल धीरे धीरे गजा से अपनी सेना वापस बुला लेगा। अरब मुल्कों का कहना यह है कि यह धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। तय होना चाहिए कि 2 फेज में, यानी अभी तुरंत जब होस्टेजेस सारे छोड़े जाएंगे उस समय, और 1 फेज महीने भर का आप और रख लीजिए। 2 फेजेज में इजराइल की आर्मी पूरी तरह से गजा से बाहर आएगी। गजा के किसी भी इलाके में इजरायली आर्मी नहीं रहेगी। पहला जो अमेंडमेंट किया गया है, सुधार किया गया है, वो ये है। दूसरा सुधार ये किया गया है कि कहा गया था कि गजा को अब एक मल्टीनेशनल आर्मी एमएनए संभालेगी। इस मल्टीनेशनल आर्मी में ज्यादातर अरब के सैनिक होंगे और बाकी जो होंगे वो यूरोप के भी हो सकते हैं, अमेरिका के भी हो सकते हैं। अब आप देखिए इसमें खेल क्या होगा। रेजिस्टेंस तो दबेगा नहीं। इजराइल जो हरकतें करेगा उसका विरोध होगा। इजराइल की पॉलिसीज लागू करने के लिए आप एमएनए वहां पे खड़ा कर देंगे, दूसरे अरब मुल्कों के सैनिक वहां पे खड़ा कर देंगे, उनसे गजा के लोग लड़ेंगे। ये चाहता है अमेरिका। अमेरिका पूरी तरह से चाहता है कि अरब वाले आपस में ही लड़के मरते रहें। तो कहा यह गया है, जो अमेंडमेंट आया है उसमें अरब कंट्रीज ने कहा है कि ये जो मल्टीनेशनल आर्मी है ये केवल और केवल सीमाओं पर रहेगी, बाउंड्रीज पर रहेगी। चाहे वो इजिप्ट की बाउंड्री हो, चाहे इजराइल की बाउंड्री हो, इन दोनों बाउंड्रीज पर, इन बाउंड्रीज की रक्षा करने के लिए कि इजराइल आगे कोई आक्रमण ना कर पाए, अरब सैनिक रहेंगे। लेकिन गजा के अंदर जो पुलिस की और बाकी सारी व्यवस्था होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी रहें, कोई और ना रहे। तीसरा मामला यह है कि हमास से कहा गया कि हमास हथियार छोड़ दे। इसमें टर्म का चेंज किया है अरब मुल्कों ने। कहा यह है कि हमास इस बात का वादा करे कि वो आर्म्स को ले डाउन कर देगा। अब जरा सा फर्क है, वैसे तो हथियार रखने की ही बात है, लेकिन डिसआर्मामेंट की जगह जो ले डाउन कहा गया है उसका मतलब समझिए। डिसआर्मामेंट का मतलब हुआ कि ताकत के सहारे हथियार छीन लिए जाएंगे। ले डाउन का मतलब हुआ कि हमास जब देखेगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, अब इजराइल का खतरा नहीं है, तो अपने आप हथियार रख देगा। दोनों में फर्क है। चौथी बात यह हुई कि राज कौन करेगा। टोनी ब्लेयर, इराक का सबसे बड़ा विलेन, जिसने इराक में जो आप जेनोसाइड कहना चाहें या जो कहना चाहें, इराक में जो कुछ हुआ था उसमें सबसे बड़े विलेन का रोल निभाया था टोनी ब्लेयर ने, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और जो ये प्रपोजल बना है उसमें यह है कि टोनी ब्लेयर गजा के गवर्नर की तरह बिहेव करेगा, यानी वो शासन करेगा वहां पर, वो जो चाहेगा वो करेगा। अरब मुल्कों का कहना है कि शासन जो करे वो पूरी तरह से
फलस्तीन के ही टेक्नोक्रेट्स करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, ये लोग जो हैं उनसे एक सरकार बनाई जाए। ठीक है, हमास की सरकार नहीं बनेगी, इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए भले कोई इंटरनेशनल एक फोर्स बना दी जाए, लेकिन सीधे सीधे टोनी ब्लेयर या कोई अमेरिकी या कोई इजरायली या कोई अंग्रेज फलस्तीन के ऊपर शासन ना करे। फलस्तीन का शासन फलस्तीनियों के हाथ में हो। और आखिरी बात पीए के रोल की है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो अब्बास साहब वाली है, उसके बारे में कहा गया था, अमेरिका ने कहा था कि धीरे धीरे जो है फलस्तीनी अथॉरिटी जो है उसको रूल करने के लिए दिया जाएगा। इनका कहना है कि टेक्नोक्रेट्स को पहले दिया जाए और उसके बाद सीधे फलस्तीनी अथॉरिटी जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, उसको रूल करने के लिए दे दिया जाए। लेकिन यहां भी एक पेंच है जहां से समझ में आएगा कि यह पूरी प्लानिंग में गड़बड़ी कहां की गई है। देखिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है कागज पर है, वेस्ट बैंक में उसका शासन है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी कुछ चलता नहीं है। उसके पास जो पैसे भी जाते हैं वो इजराइल जब चाहे तब ब्लॉक कर सकता है, बीच बीच में ब्लॉक करता रहता है। फलस्तीनियों से जो टैक्स वसूला जाता है वो भी पीए के पास पूरा नहीं पहुंचता है। इंटरनेशनली पीए है, क्योंकि जहां जहां फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया गया है वहां पीए के लोग ही जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग ही राजदूत वगैरह बने रहते हैं, उनको मान्यता है। ऑब्जर्वर की जो हैसियत है फलस्तीन की यूनाइटेड नेशन के अंदर, यानी वोट तो नहीं कर सकता है लेकिन बैठ सकता है, वो भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास ही है। लेकिन फलस्तीन के अंदर गजा हो या वेस्ट बैंक हो, और खास तौर पर गजा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लेकर ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना तो लोग पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पसंद करते हैं, और ना ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास गजा के अंदर इतनी ताकत है कि वहां पर वो शासन कर सके। वहां जो चुनाव हुआ था वहां पीए हारी थी, हमास के साथ जो उसकी लड़ाई थी उसमें भी पीए हारी थी। ना तो पीए के पास इतने सैनिक हैं, ना पीए के पास इतनी ताकत है कि वो गजा को संभाल सके। और पीए के बारे में हम जानते हैं कि बातें तो सब ठीक हैं, बातें तो वो अच्छी करते ही हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के प्रेशर में रहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि वहां एक रूल था कि अगर कोई फलस्तीनी शहीद होता है या गिरफ्तार होता है, किसी इजरायली कोई गिरफ्तार करता है किसी फलस्तीनी को वेस्ट बैंक में, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे। अमेरिका और इजराइल ने प्रेशर बनाया कि ये पैसे देने बंद कर दो, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस बात को मान गई। कई बार तो इजराइल के सैनिकों के साथ उन्होंने रेजिस्टेंस को लेकर, जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गजा के अंदर कैसे शासन कर पाएगी, पहला सवाल तो यही है। दूसरा, जो पूरा प्लान बना है अगर उसको गौर से देखें तो उसमें एक चीज लगातार कही गई है, डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा। यानी गजा के अंदर कोई अपनी आर्मी नहीं होगी, गजा के अंदर फलस्तीन के लोगों के पास कोई हथियार नहीं होंगे। यह असल में गजा के अंदर जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देने का मामला है। जो सारा जोर है वो इस बात पर नहीं है कि फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क बन जाए, जो सारा जोर है वो इस बात पर भी नहीं है कि फलस्तीनी इज्जत के साथ सर उठाकर जी सकें, जो सारा जोर है वो इसलिए भी नहीं है कि फलस्तीन एक मुल्क के रूप में डेवलप हो सके, वहां के लोगों को वो सारी फैसिलिटीज मिल सकें जो किसी भी आजाद मुल्क के लोगों को मिलती हैं। जोर इस बात पर है कि इजराइल के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा ना आए, फ्यूचर में कभी इजराइल के साथ लड़ने की हिम्मत फलस्तीनी ना कर पाए। जब अपनी आर्मी नहीं होगी, अपना हथियार नहीं होगा, तो कहां से लड़ेंगे। और साथ में ईरान का जो सपोर्ट है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए कि ईरान किसी भी तरह से सपोर्ट ना कर सके। आप बाउंड्रीज पे एमएनए लगा दीजिए, यानी अरब मुल्कों की आर्मी बाउंड्रीज पे लगा दीजिए। अंदर की सिक्योरिटी भी अरब मुल्कों या फिर इंग्लैंड या अमेरिका के सैनिकों को सौंप दीजिए, और लोगों की जिंदगी जो हो वो तय करे जिनका फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। टोनी ब्लेयर जैसा आदमी तय करे, जिसने मुसलमानों के खिलाफ और इराक में अरबों के खिलाफ जो कुछ किया है वो इतिहास में दर्ज है, सब जानते हैं। जिनको पता है कि इराक में क्या हुआ था वो सब जानते हैं कि टोनी ब्लेयर वॉज द विलेन ऑफ इराक। बूचर ऑफ इराक भी कहना चाहें तो कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जो टोनी ब्लेयर कल तक रिविएरा में कन्वर्ट करने की बात गजा को कर रहा था, जिसकी ऐसी नीयत है, वो गजा फलस्तीन का क्या भला करेगा। उसको तो सिर्फ इसलिए लगाया गया है, जैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की बात हो रही है।
यानी गजा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि इजरायलियों ने फलस्तीन पर कब्जा करके बहुत अच्छा काम किया। गजा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जो लोग फलस्तीन की आजादी के लिए लड़े वो सब आतंकवादी थे, वो सब विलन थे। ये सब प्लानिंग चल रही है, यानी गजा से साइकोलॉजिकल तरीके से और बाकी तरीकों से उसका रेजिस्टेंस हमेशा के लिए छीन लेने की बात है। एक ऐसा मुल्क बना देने की बात है जिसके पास ना अपनी आर्मी हो, ना अपना प्रशासन हो, ना अपनी ताकत हो। यानी पढ़े रहिए, घुटते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए, उसी में जिंदगी जी लीजिए, अपनी आजादी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पूरे इस प्रपोजल का मतलब यही है। अभी अगर इस प्रपोजल पे खुश होना है तो सिर्फ इस बात के लिए खुश हुआ जा सकता है कि जो कत्लो-गारत चल रही है वहां पर वो बंद हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए, महीना, 2 महीना, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए फलस्तीनियों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। कुछ घर नए सिरे से बन जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, कुछ अस्पताल बन जाएंगे, उनकी जिंदगी थोड़ी सी पटरी पे आ जाएगी। अब जिनके हाथ कट गए हैं, जिनके पांव कट गए हैं, वो तो दोबारा नहीं आने वाले। जिनके 2 साल बर्बाद हो गए हैं वो दोबारा नहीं आने वाले। जो बच्चे गर्भ में ही मारे गए हैं वो दोबारा पैदा होने वाले नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस राहत की जो कीमत तय की गई है वो ये कि भविष्य में, फ्यूचर में फलस्तीनी कभी अपनी आजादी के लिए, अपने आजाद मुल्क के लिए कोई आवाज ही ना उठाए। एक रेवड़ी उनके सामने फेंक दी गई कि हम तुम्हें आजाद मुल्क मानते हैं, खुद मुख्तार मुल्क मानते हैं, लेकिन जरा मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा खुद मुख्तार मुल्क है जिसके पास अपनी आर्मी नहीं, जो ये तय नहीं कर सकता कि उसका राजा कौन होगा, उसका राष्ट्रपति कौन होगा, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, जो ये नहीं तय कर सकता कि विदेशी मुल्कों से उसके रिश्ते कैसे होंगे, जो ये तय नहीं कर सकता कि कौन उसके यहां आ सकता है और कौन उसके यहां नहीं आ सकता है, जिसके पास अपना हवाई अड्डा अगर होगा भी तो इजराइल चाहेगा तब जहाजें वहां उतरेंगी और नहीं उतरेंगी अगर नहीं चाहेगा तो। यह खुद मुख्तारी है या गुलामी है, यह आप खुद तय कीजिए। दुनिया भर में गुस्सा है, आवाम लगातार सड़कों पर है। कल की खबर है कि बर्लिन के अंदर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है और जर्मनी के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि वो इजराइल को सपोर्ट करना कम करे या बंद करे। जर्मनी ने हथियार भेजना पहले ही बंद कर दिया है और इस तरह का प्रेशर सारी दुनिया के हुक्मरानों के ऊपर है। और इस प्रेशर के चलते एक रेवड़ी फेंक दी गई, एक चुग्गा फेंक दिया गया कि भाई आप जो है ना खुद मुख्तार मुल्क हैं, भले आपके पास खुद मुख्तार मुल्क होने का कोई हक नहीं है, कोई ताकत नहीं है आपके पास। आपकी ताकत हम छीन लेंगे, आपके हथियार छीन लेंगे, आपके बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा वो हम तय करेंगे। लेकिन हाँ जी, खुद मुख्तार मुल्क है। एक शेर याद आता है मुझे, जावेद अख्तर साहब का बड़ा मकबूल शेर है, शहर के हाकिम का ये फरमान है, कैद में कहलाएंगे आजाद सब। तो एक कैद बना दी जाएगी जिसकी सीमाओं पर, जिसकी बाउंड्रीज पर उनके अपने सैनिक नहीं, दूसरे अरब मुल्कों के सैनिक होंगे। वो अरब मुल्क जो अमेरिका के ज्यादा अपने हैं, फलस्तीनियों के कम हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में दखल होगा टोनी ब्लेयर जैसे बूचर का, हत्यारे का। इकॉनमी से लेके सारा कुछ कोई और तय करेगा, हथियार नहीं होगा। इजराइल जब जो चाहे कर ले, कोई रोकने का तरीका उनके पास नहीं होगा। ऐसा सीज फायर लेकर आया गया है। अब एक और बात, मान लीजिए ये सीज फायर लागू हो जाता है तो क्या सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा अमेरिका चाहता है? नहीं होगा। कारण यह है कि फलस्तीनियों के दिल में अपनी आजादी की तड़प कितनी ज्यादा है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कितना भी नियम कानून बना देंगे, वो तड़प किसी न किसी तरीके से बाहर आएगी और जब बाहर आएगी तो दुनिया उसको देखेगी। आप देखिए, अभी जब ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ खास होने वाला है मिडिल ईस्ट में, तो सबसे ज्यादा किसी बात की अगर आशंका है तो वो ये है कि ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। एक फ्रंट बंद होगा, दूसरा फ्रंट शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह कह ही रहा है लगातार। अभी नसरुल्लाह साहब की जो मौत थी उसकी बरसी थी, 1 साल पूरा हुआ था और उस समय फिर से बयान आया कि हम डिसआर्म नहीं होने वाले। लाखों लोग सड़क पे आए उनको, उनकी मातम पुरसी के लिए, लाखों लोग सड़क पर आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और साफ कहा गया कि हम हथियार नहीं छोड़ने वाले हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है अगर उसके ऊपर हमला होता है। अभी कल आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा अगर उनके सामने है तो अंदर से है, जो इजरायली जासूस भरे हुए हैं उनसे है, और सबसे पहले वो उसी से निपट रहे हैं। कल इजराइल के एक बड़े जासूस को वहां पर फांसी दी गई है। और अगर ईरान से जंग होती है, ईरान पर हमला होता है, तो फिर मिडिल ईस्ट के शांति की बात करना बेकार है। सवाल वही है जो लगातार मैं पूछ रहा हूं
कि अगर इस बार ईरान पे हमला होता है तो क्या अरब मुल्क वैसे ही इजराइल के साथ खड़े होंगे जैसे पिछली बार खड़े थे, और अगर खड़े होते हैं तो समझ लीजिए कि बावजूद इसके कि दोहा पर हमला हुआ, बावजूद इसके कि बहुत सारे जुबानी बयान आए, अरब मुल्क अब भी अमेरिका और इजराइल की गोद में ही बैठे हैं। और अगर ऐसा है तो यकीन जानिए कि ये हुक्मरान भी बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। अरब देशों के अंदर फिर से कुछ बड़ा हो सकता है जिसकी कल्पना ना नेतन्याहू ने की है और ना ही ट्रंप ने। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। अपने कमेंट जरूर दिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है लोग वीडियो देखना शुरू करते ही आकर फर्स्ट कमेंट करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे सारे लोगों को जवाब दूं। बहुत लोग बताते हैं कि हम कहां से देख रहे हैं आपका वीडियो। अच्छा लगता है कि देश के अलग अलग कोनों से, कोई साउथ से देख रहा है, कोई उड़ीसा से, कोई राजस्थान से, कोई जम्मू कश्मीर से, अलग अलग जगहों से, और साथ में देश के बाहर से भी बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं। देखकर बहुत अच्छा लगता है। देखते रहिए, बताते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। बहुत आसान तरीका है, आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या फिर जो हमारे पिन कमेंट हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हमने दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपकी मदद होती है ये हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।